गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग अभी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर में एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। यानी किसी भी दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ सकते हैं हम लोग, घटा भी सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं। अब हम लोग वेक्टर को तोड़ने के लिए सीखेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कंपोनेंट कहते किसको हैं, ठीक है। तो लिखिए तो कंपोनेंट, कंपोनेंट समझ में आएगा। अब यब या इसको हिंदी में घटक कहते हैं। एनीथिंग things which is consisted by two or more things is called component of that things। कोई चीज जो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है उसे कंपोनेंट, उसे उसका कंपोनेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शरबत इज कंसिस्टेड बाय लेमन एंड शुगर। ओके, यानी कहने का मेरा मतलब है जैसे शरबत, हाँ ठीक है, हिंदी ये भी होता है। शरबत इज कंसिस्टेड बाय लेमन एंड शुगर। शरबत चीनी एवं पानी से मिलकर बना होता है, तो शरबत का कंपोनेंट चीनी एवं पानी है। सो शुगर एंड देखिए यहीं पर मिस्टेक है, लेमन एंड शुगर दे दिए हैं। लेमन कोमा देखिए, वाटर दे दो, वाटर एंड शुगर। चीनी, पानी एवं नींबू से शरबत का कंपाउंड चीनी पर नींबू है। चीनी, नींबू। शरबत इज कंसिस्टेड बाय लेमन, वाटर एंड शुगर। सो शुगर कोमा लेमन एंड वाटर इज द कंपोनेंट ऑफ शरबत। आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आ गया। कोई भी चीज़ जिससे मिलकर बना होता है वो उसका क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहते हैं। जैसे देखिए इस वाटर है, यहाँ पर वाटर दिए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, 3 चीज़ है। क्या क्या चीज़ है इसमें, 3 चीज़ है। एक तो वाटर है,
फिर दूसरा क्या है, लेमन है, और तीसरा क्या है, शुगर है। ये सब है कंपोनेंट, ये सब क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ शरबत। ये सब क्या कहलाएगा, शरबत का कंपोनेंट। आई होप आपको कंपोनेंट का सेंस समझ में आ गया है। अब हम लोग को किसका कंपोनेंट पढ़ना है भाई, वेक्टर का कंपोनेंट पढ़ना है। किसका पढ़ना है, वेक्टर का। मिटा दो इसको। फिजिक्स सब्जेक्ट है फील का, टोटल डिपेंड्स ये करता है फिजिक्स टीचर पर, आपके पढ़ाने वाले टीचर हैं कैसे। टोटल और टोटल डिपेंड करता है, इसीलिए बहुत कम उभरता है अच्छे टीचर फिजिक्स का। मिटा दूं इसको। हम लोग को अब क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का कंपोनेंट पढ़ना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द वेक्टर which is consisted by two or more than two vectors is called component of that vector। कोई वेक्टर जो दो या दो से अधिक वेक्टर्स से मिलकर बना होता है, उसे उस वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर सदिश घटक कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते फटाफट आप लोग बताइएगा, ध्यान से देखिए। एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर है ये बी। कोई दिक्कत, इसी दोनों से बना है कि नहीं, ये आर बना है कि नहीं, यानी आर है क्या एक्चुअल में, ए प्लस बी है। ओके, तो लिखेंगे हियर आर वेक्टर इज consisted by vector A and vector B, so vector A and vector B is the component of vector R। यानी आप लिखेंगे यहाँ वेक्टर R वेक्टर A एवं वेक्टर B से मिलकर बना है, इसलिए वेक्टर A एवं वेक्टर B वेक्टर R का क्या है बाबू, कंपोनेंट वेक्टर है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके सामने दूं, बच्चों ध्यान देना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। तो बताइए ये क्या कहलाता है, आर। बोलो जल्दी से, आर किसके बराबर है बताइए, ए प्लस
B प्लस C। तो यहाँ पर here vector A, vector B and vector C is the component vector of vector R। ठीक है, यहाँ वेक्टर A, वेक्टर B एवं वेक्टर C वेक्टर R का कंपोनेंट वेक्टर है। कोई दिक्कत? ये क्या कहला रहा है आपका? कंपोनेंट वेक्टर है। मिटाऊं इसको? तीसरा नंबर अगर बात करें, ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। और ये आपका है वाई एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस। ओके, ध्यान से देखिए, ये है वेक्टर ए। क्या है ये? वेक्टर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है ये? वेक्टर ए या वेक्टर आर समझो। क्या है ये? वेक्टर आर। या इस तरह से चलते हैं, ये आपका है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है क्या? वेक्टर बी। ये है क्या? वेक्टर बी। कोई दिक्कत? आर कैसे होगा बताइए? इसको उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ पर लाए तो ये भी वेक्टर बी ही हुआ। फिर चाहे तो इसके पैरेलल भी लाइन खींच सकते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। कोई दिक्कत? अगर इसको आप पैरेललोग्राम समझ रहे हो तो इसके कॉमन टेल से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, यही ना होगा रिजल्ट। बोलो, इसी को बोलते हैं ए प्लस बी। अगर आप पैरेललोग्राम नहीं समझते हैं तो ट्रायंगल लॉ अगर समझना चाह रहे हैं तो इसको उठा के यहाँ लाए, हेड के साथ टेल जुड़ गया, तीसरा साइड क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। यानी पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ बोथ आर सेम, डिफरेंट नहीं है। ओके, तो इस जगह पर टेल जुड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या है? ये ए और बी दोनों क्या है? कंपोनेंट वेक्टर है। किसका? आर का। किसका है? लेकिन कितना डिग्री पर है ये दोनों? 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? अगर ये झुका रहता तो वो केवल कंपोनेंट वेक्टर कहलाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर जब रहेगा दो वेक्टर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर्स है तो क्या बना लेगा? एक रेक्टेंगल बना लेगा, आयत बना लेगा। इसलिए इस कंपोनेंट को कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और वही पढ़ना था आपको, वही आपको पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर स्पेशल नाम हो जाता है इसका। ठीक है, बाकी का स्पेशल नाम नहीं है, इसका स्पेशल नाम हो गया। यहाँ वेक्टर ए एवं वेक्टर बी वेक्टर आर का आयताकार घटक है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे भी हम अच्छे स्टूडेंट को ही सोचते हैं। आप लोग अच्छे ही हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं मेरे पास।
तब हेडिंग लगाएंगे सो मच इम्पोर्टेंट VVI टॉपिक, हर चैप्टर में हर टॉपिक में यूज होने वाला है। नहीं, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब सदिश का। आप लोग मिलाते भी रहिए दूसरे तीसरे से, और सब पढ़ रहा है ना। देखिए कॉपी को बनाइए अच्छे से, और अच्छे स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिए कि आ जाओ आप फिजिक्स पढ़ना है रियल में। तो सदिश का आयताकार अवयव, हम बड़े से बड़े टफ से टफ टॉपिक को आसान करके समझा सकते हैं। एक एक चीज को हम लेके चलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सदिश का आयताकार अवयव लिख सकते हैं। व्हेन ए सिंगल वेक्टर इज split into two component at right angle to each other, then the component vectors is called rectangular component of single vector। जब किसी एकल सदिश को 90 डिग्री के कोण पर दो सदिशों में वियोजित किया जाता है तो दोनों सदिश उस एकल सदिश का आयताकार घटक कहलाती है। क्या कहलाती है वो? आयताकार घटक कहलाती है। अब चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। और ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? सपोज दैट इट इज ए सिंगल वेक्टर ए। कोई दिक्कत? बताइए ये किसका रिजल्टेंट होगा? बोलो। एक ये वेक्टर होगा, दूसरा ये वेक्टर होगा। बोलो। इस वेक्टर को इधर कर रहे हैं वेक्टर ax, क्या कर दिए? ax। और इसको क्या कर दिए हम लोग y एक्सिस में, तो ay। कोई दिक्कत? बताइए। तो वेक्टर a जो है ये वो किसके बराबर होगा? ax प्लस ay का होगा या नहीं होगा? तो ax और ay कंपोनेंट वेक्टर है किसका? a का। ठीक है, तो मान लेते हैं, इसको मिटा दो नीचे। कितने डिग्री पर है ये दोनों? 90 डिग्री पर है कि नहीं? है ना? और एक रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? बताइए। इतने दूर हुआ ax और ये क्या हुआ? ay। देखिए, लेट ए सिंगल वेक्टर
A whose rectangular component are AX along x-axis and AY along y-axis, AY along y-axis as shown in the figure. माना कि कोई सिंगल वेक्टर एकल सदिश वेक्टर ए है जिसका आयताकार घटक AX एवं AY AX x अक्ष के अनुदिश एवं AY y अक्ष के अनुदिश है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए को ही तोड़े हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा व्हेन ए सिंगल वेक्टर is splitted into two components at right angle to each other, then the component vectors is called rectangular component of vector. I hope समझ गए। इसका मतलब वेक्टर ए किससे मिलकर बना है? आंसर क्या है सर? AX से प्लस AY से। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कोई दिक्कत? ये आपका है सिंगल वेक्टर और ये आपका क्या है? कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर। कोई दिक्कत? हाँ, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। अभी अगर इसी चीज को लिखें, अगर इधर भी मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो बोलिए इधर भी लगा सकते हैं कि नहीं? बताइए, बताइए जल्दी से, बोलो जल्दी से। वेक्टर ए अगर कहें इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट है, अगल है और वो बगल है। यानी इसको जोड़ना है। क्या करना है? इसको जोड़ देंगे। यह छोड़ो, समझ में आ ही गया। अब आपको AX चाहिए और क्या चाहिए? AY चाहिए। यहां तक तो लिख ही लिए हैं, लिखिए इसको। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो वेक्टर मेथड से। कैसे? वेक्टर मेथड से तो ये आना चाहिए। कोई दिक्कत? या लिख सकते हैं और भी, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यानी ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ AX प्लस AY। कोई दिक्कत? ये भी बराबर है आपस में। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हैं और इसमें केवल क्या मान ऐसे निकाल सकते हैं। यानी इस A का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जोड़ने आता है, ध्यान से देखिए, जोड़ने आता है। जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगी, तोड़ना भी पड़ता है, तोड़ेंगे तो ये और ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अभी वेक्टर को तोड़ने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है? वो भी कितना डिग्री पर तोड़ेंगे? कोई भी वेक्टर है उसको तोड़ के x एक्सिस में और
वाई एक्सिस में। लिखा रहे या नहीं रहे, शर्त ये होना चाहिए इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी एक वेक्टर को जब दो वेक्टर में तोड़ते हैं और वो जो तोड़ा हुआ वेक्टर है दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो उसी का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ भी सकते हैं और एक वेक्टर को तोड़ भी सकते हैं। ये वेक्टर को तोड़ना सीख रहे हैं हम लोग। मिटाऊं इसको, मिटा दूं, मिटाऊं? अब इसका कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं कि ये भाई अगर a है, क्या है ये a है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। कोई दिक्कत? a x का मान और a y का मान निकाल लेंगे। मान नाम रख दो, o है, ये m है और ये n है। कोई दिक्कत? चलिए, इन ट्रेंगल मान लो जो ये एंगल थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। इन ट्रेंगल MON, कौन सा ले रहे हैं, MON। कोई दिक्कत? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू B का वैल्यू AX, बोलो है, H का वैल्यू वेक्टर H, वेक्टर A। कोई दिक्कत ना? कुछ तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AX इज इक्वल टू कितना, ओके। ये किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। अगर दोनों तरफ मॉड लगा दे, नहीं, फिर से लिखेंगे यहां पर, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडुलस लेने पर इस तरह से लिख सकते हैं AX, तो इधर भी मॉडुलस लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो? कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू, केवल मान की जरूरत होगा तो आप ये कर सकते हैं, नहीं, इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों है। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो समझ में आ रहा है अच्छे से। अब यहां पर आप एगेन साइन थीटा अगर लेते हैं तो क्या होता है, P/H, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू P का रोल कौन करेगा, दिस मीन्स AY है। इसका मतलब AY और H का मान कितना है, A है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AY इज इक्वल टू वेक्टर A साइन थीटा। ठीक है, ये जो आया वेक्टर फॉर्म में है, ये क्या बता दिया आपको, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, साथ ही साथ डायरेक्शंस भी बताएगा। अब हम लोग टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, इधर भी ले लिए हम लोग मॉडुलस, दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर केवल मैग्नीट्यूड तो इधर भी केवल मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। इसीलिए बताइए AY इज इक्वल टू A साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो फॉर्मूला आया इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। फटाक से इसको लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी आप क्या सीखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। अगर यह A है और जिधर थीटा टच मार रहा है उधर हो जाएगा A cos थीटा। क्या हो जाएगा, A cos थीटा। क्या हो जाएगा, A cos थीटा। कोई दिक्कत? और जहां खाली वाला है वो होता है A sin थीटा। क्या हो जाता है वो, A sin थीटा। ठीक है, लिखिए। फिगर मिटाऊं,
ये मिटाना चाहेंगे, ये नहीं लिखिए, उसको हम देखेंगे तब उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। उस दिखते रहेगा ना आँख के सामने, तब लिखेंगे। यानी ये टॉपिक है वेक्टर को तोड़ने का, वो भी 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इसी के हेल्प से हम लोग 100 भी वेक्टर रहेगा ना, फटाक से रिजल्ट उसका निकाल लेंगे, यानी सबको जोड़ लेंगे तुरंत। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बताते हैं। एक वेक्टर ये है, इसको तोड़ के ये कर सकते हैं नहीं, दुनिया में ये नहीं रहेगा, उसके बदले ये और ये आ जाएगा। दूसरा वेक्टर मानो ऐसे है, इसको भी तोड़ के कर सकते हैं। तीसरा वेक्टर ऐसे है, इसको भी इधर और इधर तोड़ सकते हैं। चौथा भी वेक्टर है, उसको भी तोड़ सकते हैं। यानी सबको 100, यहां से लेके यहां तक में 100 वेक्टर है, 100 फोर्स लग रहा है। सबको तोड़ के एक्स एक्सिस में कर सकते हैं, बोलो जल्दी से। और सबको तोड़ के वाई में कर सकते हैं। सब तोड़ करके जो किए, बीच वाला सब मर गया, उसके बदले सब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आ गया। अब ये सब को पकड़ के जोड़ देंगे, एक बन गया। फिर वो सबको पकड़ के जोड़ देंगे, फिर एक बन जाएगा। उसका रिजल्ट निकालेंगे, जो वही सबका जोड़ आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो 20 गो रहता तो 19 बार रिजल्टेंट निकालना पड़ता कि नहीं? इसलिए सो मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसीलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। और टीचर नहीं पढ़ा पाता है इसको, किताब में जो लिखा है बस वो उतार देता है। इधर मिटाऊं? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सदिश के आयताकार घटक की गुणे। क्या गुण है इसका? पहला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज always at right angle to each other। आयताकार घटक हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होता है। दूसरी बात, single vector is equal to rectangular component of both vectors। एकल सदिश के आयताकार सदिश के दोनों
आयताकार अवयव के जोड़ के बराबर सदिश जोड़ के बराबर होती है। यानी आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो हमेशा ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर होती है। तीसरा बात, एंगल टचिंग साइड इज द cos component of वेक्टर। जिधर एंगल टच करता है, स्पर्श करता है, उधर वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट होता है। ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मार लेना, ध्यान दो। इधर ये एंगल टच कर रहा है, इसीलिए इसके बदले आएगा ए कॉस थीटा। क्या आएगा? अगर एंगल ये ना हो के ये एंगल लेंगे, ए वाई का मान हो जाएगा ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही बात को लिखे हैं, वही बात को लिखे हैं। जैसे देखिए, आपको यहां पर भी बता देते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये है वेक्टर ए और ये एंगल है थीटा। जितना दूर ये है यानी इतना दूर ये जो है ये आपका है ए एक्स, तो ये होगा आपका ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और अभी ये जो है ये आपका ए वाई है और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात, चौथा बात, ये उसका खाली नोट कर देना, हम हिंदी में लिख देते हैं, बस हो जाएगा। जिधर एंगल टच नहीं करता है, उधर क्या होता है जानते हैं? साइन कंपोनेंट होता है। उधर साइन कंपोनेंट होता है। पचमा, इन प्लेन सिंगल वेक्टर हैज ओनली टू कंपोनेंट। समतल में एकल सदिश का दो कंपोनेंट ही होता है। जबकि देखो ये समतल में है ना, किस में है? ये समतल में है। ध्यान से देखो, ये समतल में है,
एक कंपोनेंट दो, अगर ये तीसरा एक्सिस भी रहता वेक्टर ये भी होता तो बताइए ये भी होता तो यानी एक्स में भी चला कि नहीं, वाई में भी चला और ये जेड में भी चला, तीनों में होगा तब। नहीं समझ में आया? इस तरह से वेक्टर रहेगा, इसे समतल में नहीं रहेगा, स्पेस में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें नहीं है, स्पेस में है। तब देखिए अगर ये वेक्टर है, ठीक है, तो देखो ये इधर भी चला इतना दूर, देखो यहाँ चला, थोड़ा सा वाई में भी गया, फिर जेड में भी आ रहा है कि नहीं? तब 3 बार टूटता है। कितने बार? तो वही बात लिखे, इन प्लेन सिंगल वेक्टर है जो मान ली 2 कंपोनेंट, लेकिन इन स्पेस सिंगल वेक्टर हैज only 3 कंपोनेंट। मिटाऊं इधर? कोई दिक्कत? इसको मिटाऊं तो उसमें तब रेक्टेंगल नहीं बनेगा, उसमें घन बन जाएगा, क्यूबॉइड। तो उसको क्यूबॉइड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहेंगे, स्पेस वाला को। यानी लिखेंगे स्पेस में सिंगल वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है। कैसे होगा? जैसे कोई वेक्टर ए है तो देखो यहाँ ए एक्स भी होगा, ए वाई भी होगा, ए जेड भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 कंपोनेंट होगा उसमें, और रेक्टेंगुलर वाला में प्लेन में रहेगा तो कितना? मात्र 2 कंपोनेंट होगा। सातवां नंबर, vector A can be written as in the form of rectangular component of vector। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए ये तो जानते हैं ax प्लस ay, कोई दिक्कत? आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ax का मान क्या होगा? तो क्या था? a cos थीटा, क्या था? और इसको क्या लिखेंगे? a sin थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? हमेशा a को लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस a sin थीटा। इसका जोड़ना मतलब रिजल्ट निकालोगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत? इसी को स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ये किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। और ये किस फॉर्म में? अभी स्केलर फॉर्म में है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर फॉर्म में है। या इसको कर सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस दोनों है अभी, ठीक है। इसमें क्या क्या है आपका? मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है। और इसमें ओनली मान पता चलेगा, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत?
अब देखिए 7 हो गया, 8 नंबर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो known as projection vector of vector। यानी कहने का मतलब सदिश के आयताकार घटक को प्रोजेक्शन घटक वेक्टर भी कहा जाता है। Angle is also called projection angle। ये जो कोण है, कोण को प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप, प्रक्षेप कोण भी कहा जाता है, या प्रक्षेप कोण कहा जाता है। ये एंगल जो है इसका नाम क्या है? प्रोजेक्शन एंगल। कोई दिक्कत? मिटा दूं अब? एक चीज याद रखना है हमेशा कि जिधर थीटा टच मारता उधर कॉस कंपोनेंट है, जिधर थीटा टच मारता है उधर कॉस कंपोनेंट, और जिधर थीटा टच नहीं मारता है वो वाला साइन कंपोनेंट होता है। और हमेशा कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लिखिए क्वेश्चन, इन द given figure find the x component, find नहीं, write the x component and y component। दिए गए चित्र में x कंपोनेंट एवं y कंपोनेंट लिखें। क्या करना है आपको? केवल लिखना है। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ध्यान से देखिए, एक ये है वेक्टर a, कोई दिक्कत? और बताइए x कंपोनेंट कितना होगा। तो याद रखिए, एक लाइन ऐसे खींच लेना है, फिर इधर से भी लाइन खींच लेना है। डॉटेड लाइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। लाइन खींचने से पता चला इतना दूर जो है यहाँ से यहाँ तक, इट इज द ax। ये वेक्टर a है तो ये क्या है? ax है। क्या है? ax। तो ये ax कितना हो जाएगा बोलो? और ये क्या हो जाएगा? ये इतना दूर, ये आपका हो गया ay। क्या हो गया? ये ay। बताइए अगर ये 100 न्यूटन इधर लग रहा है ना, इधर कितना लगेगा और इधर कितना लगेगा? क्योंकि इधर इधर से ये आ सकता है, तो इसको तोड़ेंगे तो इधर कितना लग रहा था और इधर कितना लग रहा था ये भी निकल जाएगा। एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज डैट एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। और दूसरा भी है वेक्टर b इज इक्वल टू कितना? 10 न्यूटन।
कोई दिक्कत? इसको ए एक्स समझो और इसको क्या समझे, ए वाई। ओके, तो बताइए इसका रिजल्ट फटाक से हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं कि ये है रिजल्ट। बोलो, सेम वेक्टर जब रहता है उसका रिजल्टेंट बीचे बीच जाता है, नहीं? तो ऑब्वियसली ये 90 है तो ये 45 होगा, या दिया भी है ये 45 है, रियल में 45 होगा। कोई दिक्कत? तो बताइए यह ए कितना होगा, ये ए कितना होगा, निकाल लेंगे हम लोग। बोलो जल्दी से। अगल पता है और बगल पता है। ए मतलब यहाँ पर क्या है आपका आर, आर का रोल कर रहा है, इसका रिजल्टेंट जो है वही है ना ए। तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा। थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। आप देखिए ये आर कितना निकलता है, ए का वैल्यू 10 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 10 में 1 10 बाहर, रूट 2 कट जाएगा 10, रूट 2 का वैल्यू 1.4 यानी 14 न्यूटन निकला। क्या निकला? 14 न्यूटन। यानी यह पक्का क्या है, 14 न्यूटन है। कितना है? 14 न्यूटन है। इसको जब तोड़ोगे तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ऐसे जोड़ोगे मैग्नीट्यूड केवल तो 10 10 कितना हो रहा है, 20। स्केलर मेथड से कितना आ रहा है, 20। लेकिन वेक्टर मेथड से कितना आया, मात्र 14। 6 बर्बाद हो गया, 6। अब तुमको ये दिया नहीं है, ये भी दिया नहीं है। अब बताइए ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा? इसका फॉर्मूला पता है ना, ए कॉस थीटा, है कि नहीं है? बोलो। ए आपको दिया है 14, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2। तुम पुट करो, देखो पक्का 10 आएगा। 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, √2 को इस तरह से इसको कटा सकते हैं √2 बार में, यानी 7√2 पॉइंट रखिए। √2 का वैल्यू 1.4, 7 98, 9.8 जो लगभग किसके बराबर है, 10 का। 10 था ना। ये क्यों ऐसा होता है, चूंकि √2 का मान 1.414 होता है। नहीं, ये भी है 9 रुपया 80 पैसा और ये क्या है 10 पैसा, 10 रुपया। ठीक है, एक ही चीज है। तो अब समझ में आया। फिर इधर जब निकालोगे तो इधर 10 निकलेगा, इधर भी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सच में इसको तोड़ते हैं तो ये और ये मिल जाता है, जोड़ते हैं तो यही मिलेगा। लेकिन जोड़ेंगे वेक्टर मेथड से तब ना। ओके, तो इसको नहीं लिखना है अभी। अब आइए और फरमाइए, बताते जाना। इसको क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से। ये थीटा है तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए वाई को ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा वेक्टर दे रहे हैं, सेम है। अच्छे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो पढ़ते अच्छे से नहीं है या उसका कॉन्सेप्ट उनके आइडियल टीचर क्लियर नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत? ये एंगल दे दिए थीटा। बताइए एक्स कंपोनेंट तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और वाई कंपोनेंट तो यही हुआ। बोलो, यहाँ पर भी लिखे ए एक्स ही और यहाँ पर भी क्या लिखे हम लोग, ए वाई। तो बताइए ये कौन सा, ये अगर ए है तो नीचे क्या लिखेंगे जानते हैं, ए कॉस नहीं, खाली है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। और यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस थीटा। जो फार्मूला रटेगा बेटा वो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो फार्मूला रटेगा वो कंफ्यूज करते रहता है हमेशा। ठीक है, बच्चा वाला सवाल बनता है, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड का रहता है, फंसने लगता है। इस चीज को हाउस में आके देखना है, ध्यान से देखना है। तीसरा नंबर भी बोलो, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। नहीं है। एक कोई वेक्टर है ये ए, क्या है ये ए, और ये एंगल है थीटा। ए एंगल क्या है, थीटा। बताइए ये कितना होगा, बताओ। ये है वेक्टर ए और ये एंगल है थीटा। बताइए इसको कितना लिखेंगे आप जानते हैं, ए कॉस थीटा। क्या लिखेगा, थीटा टच मार रहा है कि नहीं, यानी किसी भी तरह से ये 90 पूर गया आपको,
हैं। और ये वाला क्या लिखेगा, ए साइन थीटा, ऐसा नहीं कि हरदम यही सब रहेगा, उस तरह से भी रह सकता है। और भी देता हूं मैं, ध्यान देना ध्यान देना, यही सब चीज तो सीखना है। कोई दिक्कत? ये है आपका कोई भी वेक्टर है, मानो P है, क्या है P है, और ये है आपका थीटा। बताइए यह लाइन कौन क्या होगा, P cos थीटा, क्या होगा ये P cos थीटा, और यह लाइन क्या होगा P sin थीटा। कंडीशन है इस दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल्स बड़ा हलवा रहेगा इस पर, ए का मान दे देगा, मान के चलो ए का मान दे दिया, बोला 10 न्यूटन है, तो बताइए एक्स कंपोनेंट निकालिए, फटाक से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। एक फिगर में अगर टच मार रहा है एक्स एक्सिस में तो कॉस वाला ले लेंगे, अगर वो तो यहाँ समझ गए हैं, यहाँ फटाक से लेंगे 10, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, जो भी दिया रहेगा, मानो 60 डिग्री है तो 60 पुट कर देंगे, 10 × 60 कट जाएगा तो 5 तुरंत आंसर आएगा कि नहीं, बोलिए। तो हलवा न्यूमेरिकल्स है, इसलिए ये हलवा न्यूमेरिकल्स को हलवे क्लास में समाप्त करेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब इसको फिर आज हम ऑनलाइन देंगे। तुम वो जो जगह छोड़ करके नहीं लिखा था इसको, कल वाला जो हम बताए हैं, कल जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं उसमें आ गया होगा मोबाइल में, शाम में नहीं दिए थे, अभी आ गया होगा, सुबह में आया था, उसको लिखना न पड़ेगा, वो तो उसी क्लास के बाद का था, नहीं समझे, वो उस क्लास के बाद का था, इसी बीच में घुसाइएगा, ठीक है, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। आज जो देंगे, आज कोशिश करेंगे पहले लोड करने का, ठीक है, आज पहले लोड करने का, बस उसको सुबह सुबह जगिए, उस समय पढ़ लीजिए, घंटा याद भी होगा, उसके बाद यहाँ आके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज फिर लोड करेंगे उसको, ठीक है। ये प्राइवेट रहेगा, कल ये वाला तो रिकॉर्डिंग किए थे, डिलीट हो गया वीडियो, ये वाला लोड ही नहीं हुआ, लोड हो गया, क्या हुआ पता नहीं, डिलीट हो गया। तो ये आज भी जो लोड होगा प्राइवेट होगा। आप वेक्टर का सीक्वेंस तोड़ेंगे, नहीं समझे, नहीं तो इतना मेहनत किया हुआ मेरा व्यर्थ हो जाएगा। हम किस लिए छोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले इसलिए छोड़ते हैं। दूसरा बात, मेरा स्टूडेंट किसी तेज स्टूडेंट को ये दिखा सकता है, देखो मेरे सर कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा, या कोई तेज स्टूडेंट को केवल चैनल दे दे और उसको पढ़ने के लिए कह दे कि पढ़ो कुछ तो, अरे कंपेयर करने में कितना देर लगता है, तो सारे चैप्टर का इसलिए थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। अब ऐसा नहीं कि घर में ही बच्चा पढ़ ले सब, तो मेरे पास आएगा कोई, नहीं आएगा, इसीलिए केवल कंपेयर के लिए दे रहे हैं कि मेरा जो लेवल है एकदम 0 से ही उठाते हैं, स्टाइल है जेई तक पहुंचाते हैं। बच्चे का माथा दर्द भले करे लेकिन समझ सब जाता है, न समझे। और A to Z एक एक चीज को पढ़ाते हैं, किसी एक बुक को नहीं पकड़ लेते हैं, जैसे नहीं, हर एक बुक। यानी मेरा सीधा क्वेश्चन बनेगा कैसे, बुक से हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा नीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जेई का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो सबको पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को किस तरह से सोचना पड़ेगा, ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन हिलेगा नहीं, समझे ना, घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। इसीलिए जितना तोड़ना होता है थ्योरी को, उतना थ्योरी को तोड़ देते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। नॉमरिकल्स बच्चे प्रैक्टिस से कंट्रोल करते हैं, आएगा थ्योरी तभी न बनेगा नॉमरिकल। थ्योरी है ओरिजिनल फिजिक्स, नहीं समझे, नॉमरिकल तो मैथमेटिक्स है। इसीलिए हर एक टाइप का नॉमरिकल्स भी बताने की कोशिश करते हैं, भले लैंग्वेज में चीटिंग करते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं नॉमरिकल्स का, लेकिन वही ऑनलाइन से सपोर्ट मिलता है तो लैंग्वेज भी लिख डालते हैं, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल कहीं पर भी जाओगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा, कॉपी बना के रखो एकदम अच्छे से, फिर मिलेगा नहीं, पछताते रह जाओगे बिहारी सर के पास पढ़ते पढ़ते ये हो। यह जरूरी नहीं है कि अगले बार मेरा यही कॉपी बनता है, यह जरूरी नहीं कि इस बैच में जो पढ़ा रहे हैं अगले में पढ़ाएंगे तो वही पढ़ा देंगे, जरूरी
हाँ, पर इस साल जो पढ़ा रहे हैं हो सकता है लगभग मिलेगा, अगले साल हो सकता है कम भी मिले, ज़्यादा भी मिले, ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।